Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Chemistry Nobel Prize. तो हम जानेंगे केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज के बारे में. 2022 Nobel Prize in Chemistry has been awarded to chemists Caroline R. Bertozzi and K. Barry Sharpless from the US and Morten Melder from Denmark for their work in the field of click chemistry and bioorthogonal chemistry. तो 2022 का नोबेल प्राइज है केमिस्ट्री का, वो दिया गया है जो केमिस्ट है आपके कैरोलिन आर बेर्तोजी और के बेरिन शार्पलेस को यूएस के और मॉर्टन मेल्डेल को डेनमार्क के, उनके वर्क को देखते हुए जो क्लिक केमिस्ट्री के फील्ड पर उन्होंने वर्क किया और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए. ये क्लिक केमिस्ट्री होता क्या है? इन सिंपल टर्म, क्लिक केमिस्ट्री इज ए फंक्शनल फील्ड वेयर मॉलिक्यूल्स स्नैप टुगेदर क्विकली एंड इफिशिएंटली, लिटरली लाइक ए क्लिक. सिंपल टर्म में क्लिक केमिस्ट्री जो है ये फंक्शनल फील्ड होता है जहां पे मॉलिक्यूल्स जो है वो स्नैप करते हैं एक साथ काफी जल्दी से और इफिशिएंटली, जैसे कि क्लिक होता है उसी के जैसे. इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट एक्सप्लोर द असेंबली ऑफ मॉलिक्यूल. ये ब्रांच है साइंस का जो कि एक्सप्लोर करता है जो असेंबली हो रहा है मॉलिक्यूल का, इसके बारे में बताता है क्लिक केमिस्ट्री. द नीड फॉर क्लिक केमिस्ट्री, क्यों आवश्यकता पड़ी क्लिक केमिस्ट्री की हमें? रेप्लिकेटिंग रिएक्शन दैट इन्वॉल्व बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम इज एक्सपेंसिव एंड लीड टू साइड रिएक्शन एंड लॉट ऑफ मटेरियल. जो रेप्लिकेटिंग रिएक्शन होता है जो कि इन्वॉल्व करता है बॉन्ड को कार्बन एटम्स के बीच में, ये काफी एक्सपेंसिव होता है और कई बार इसमें क्या होता है, साइड रिएक्शन होता है जिसके कारण लॉस होता है मटेरियल का. In click chemistry, instead of trying to make carbon atom react with each other, it focuses on using smaller molecule that already have a complete carbon frame. और क्लिक केमिस्ट्री में ये क्या है, ट्राई नहीं करता कार्बन एटम को कि वो रिएक्ट करे एक दूसरे के साथ, बल्कि ये फोकस करता है स्मॉलर मॉलिक्यूल के ऊपर जो कि पहले से कंप्लीट कार्बन फ्रेम में हो. Simple reaction where there is strong intrinsic drive for the molecules to bond together may avoid the loss of material as well as the unwanted side reaction. और सिंपल रिएक्शन पे जहां पे स्ट्रॉन्ग इंट्रिंसिक ड्राइव होगा मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड के साथ, वहां पे ये अवॉइड करते हैं लॉस ऑफ मटेरियल को, साथ साथ जो अनवांटेड साइड रिएक्शन होता है उसको ये अवॉइड करते हैं. डॉक्टर शार्पलेस वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू वर्क ऑन क्लिक केमिस्ट्री. ही प्रीवियसली वॉन द अवार्ड इन 2001. और डॉक्टर शार्पलेस जो है वो पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने वर्क किया था क्लिक केमिस्ट्री के ऊपर और उन्होंने प्रीवियसली जीता था इस अवार्ड को 2001 में. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नोबेल प्राइज इन लिटरेचर. तो हम लोगों ने फिजिक्स में किसे मिला देख लिया, बायो के लिए किसे मिला ये भी जान लिया, केमिस्ट्री का भी तुरंत कंसीडर किया. अब हम जानेंगे नोबेल प्राइज जो लिटरेचर का वो किनको दिया गया, क्योंकि ये जो नोबेल प्राइज है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2022 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, बायोलॉजी के फील्ड में किसे मिला है. तो फ्रेंच ऑथर एनी एर्नॉक्स वन द ईयर नोबेल प्राइज इन लिटरेचर for blending fiction and autobiography in books that fearlessly mine her experience as a working class woman to explore life in France since 1940. जो फ्रेंच ऑथर है आपका एनी एर्नॉक्स, उन्होंने जीता है नोबेल प्राइज को लिटरेचर के लिए ब्लेंडिंग फिक्शन एंड ऑटोबायोग्राफी के लिए अपने बुक का, जो कि फियरलेसली बता रहा है उसके एक्सपीरियंस के बारे में वर्किंग क्लास वुमेन का, जो कि एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने लाइफ को फ्रांस में 1940 के बाद से. In more than 20 books published over 5 decades, Ernox has probed deeply personal experience and feeling, love, sex, abortion, shame within a society split by gender and class division. और more than 20 books जो उन्होंने पब्लिश किया 5 डिकेड के दौरान, एर्नॉक्स ने प्रोब किया है डीपली पर्सनल एक्सपीरियंस को, फीलिंग को, लव, सेक्स, एबोर्शन, सेम को लेकर सोसाइटी के अंदर जो कि स्प्लिट करता है जेंडर और क्लास डिवीजन पे. She had published over 20 books. Her first book was Cleaned Out 1974 about her own fight for legal abortion. उन्होंने पब्लिश किया 20 बुक से अधिक. उनका जो पहला बुक था वो क्लीन आउट था 1974 का, जिसमें उनके खुद के फाइट के बारे में बताया गया लीगल एबॉर्शन को लेकर. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जम्मू एंड कश्मीर डेलिमिटेशन ऑर्डर हैव एक्वायर्ड द फोर्स ऑफ लॉ. जो जम्मू एंड कश्मीर का डेलिमिटेशन ऑर्डर है उसने एक्वायर कर लिया फोर्स ऑफ लॉ को. जानेंगे इसके बारे में, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है डेलिमिटेशन का, सब कुछ हम कंसीडर करेंगे. Delimitation order notified in the official gazette, withdrawing assembly and Lok Sabha constituency of Jammu and Kashmir had acquired the force of law. जो डेलिमिटेशन ऑर्डर था जिसको नोटिफाई किया गया था ऑफिशियल गैजेट पे, जो कि विड्रॉ कर रहा था असेंबली और लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी को जम्मू एंड कश्मीर के लिए, वो फोर्स ऑफ लॉ एक्वायर कर चुका है. Previously, the commission increased the number of assembly seats from 107 to 114 in Jammu and Kashmir. However, it was challenged in the Supreme Court as being unconstitutional and ultra-vires. उससे पहले क्या था, कमीशन ने इंक्रीज किया था जो नंबर ऑफ असेंबली सीट था उसको 107 से 114 कर दिया था जम्मू एंड कश्मीर में. लेकिन क्या हुआ, इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में. सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि इसको ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अल्ट्रा वायर्स है. सेंटर डिराइव्ड इट्स पावर टू फॉर्म एंड फिक्स द स्कोप एंड टेन्यूर ऑफ द डेलिमिटेशन कमीशन अंडर सेक्शन 3 ऑफ द डेलिमिटेशन एक्ट ऑफ 2002.
और जो सेंटर है वो डिराइव करते हैं अपने पावर को कि वो फॉर्म कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं जो स्कोप होगा, टेन्यूर होगा डेलिमिटेशन कमीशन का सेक्शन 3 के अंतर्गत डेलिमिटेशन एक्ट 2002 के। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस फॉर डेलिमिटेशन, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है डेलिमिटेशन का? अंडर आर्टिकल 82 द पार्लियामेंट इनेक्ट डेलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। आर्टिकल 82 के अंतर्गत जो पार्लियामेंट है वो इनेक्ट करता है डेलिमिटेशन एक्ट को हर एक सेंसस के बाद। Under Article 120, state also get divided into territorial constituency as per the delimitation act after every census। और जो स्टेट है ये भी डिवाइडेड होता है टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी पे जो डेलिमिटेशन एक्ट है हर एक सेंसस के बाद। वंस द एक्ट इज इन फोर्स द यूनियन गवर्नमेंट सेट अप ए डेलिमिटेशन कमीशन। और एक बार जब ये एक्ट फोर्स पे होता है उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट जो है वो सेटअप करता है डेलिमिटेशन कमीशन को। The Delimitation Commission is an independent body constituted under Article 82 after the Parliament enacted a Delimitation Act after every census। जो डेलिमिटेशन कमीशन है ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसको कंस्टिट्यूट किया गया था आर्टिकल 82 के अंतर्गत जब पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया था डेलिमिटेशन एक्ट को हर एक सेंसस के बाद। हु इज इंक्लूडेड इन ए डेलिमिटेशन कमीशन, किनको इंक्लूड किया जाता है डेलिमिटेशन कमीशन पे? द डेलिमिटेशन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वर्क इन कोलैबोरेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो डेलिमिटेशन कमीशन होता है इसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और ये काम करता है कोलैबोरेशन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। तो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके कंपोजिशन को हम जान ले। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, रेस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ये सारे इसके कंपोजिशन में आते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ल्ड बैंक से 70 मिलियन प्लंग्ड इनटू पॉवर्टी इन 2020। वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि 70 मिलियन जो थे वो पॉवर्टी में चले गए थे 2020 पे। जानेंगे उन्होंने क्या कहा, फिर इस रिपोर्ट के बारे में भी हम जानेंगे। अकॉर्डिंग टू ए रिसेंट रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022 करेक्टिंग कोर्स बोथ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी हैव गॉन अप शार्पली। ये एक रिसेंट रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक का, पॉवर्टी एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी 2020 करेक्टिंग कोर्स बोथ पॉवर्टी और इनइक्वालिटी जो है वो शार्पली बढ़ा है। इस रिपोर्ट को कौन रिलीज करता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। क्या हाईलाइट है इस रिपोर्ट का? रिवर्सल ऑफ पॉवर्टी आउटकम। The report states that global poverty reduction has been slowing down since 2015, but the COVID pandemic and the war in Ukraine has completely reversed the outcome। ये जो रिपोर्ट है ये बता रहा है कि जो ग्लोबल पॉवर्टी रिडक्शन था वो स्लो हो चुका था 2015 के समय से ही, लेकिन कोविड पेंडेमिक और जो लड़ाई हुआ यूक्रेन में इसने कम्प्लीटली रिवर्स कर दिया आउटकम को, यानी जो प्रोग्रेस किया गया था वो पूरी तरीके से रिवर्स हो चुका है। द वर्ल्ड इज अनलाइकली टू मीट द गोल ऑफ एंडिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी बाय 2030। और जो वर्ल्ड है वो पूरा नहीं कर पाएगा जो उनका गोल था कि वो एंड करेंगे एक्सट्रीम पॉवर्टी को 2030 तक। ये अब अचीव कर पाना नामुमकिन सा लग रहा है। राइज इन पॉवर्टी लेवल। In 2020 alone, the number of people living below the extreme poverty line rose by over 70 million। जो पॉवर्टी लेवल है उसमें बहुत ज्यादा राइज देखा गया है। 2020 में ही केवल जो नंबर था पीपल का जो कि रह रहता है बिलो एक्सट्रीम पॉवर्टी के, उसमें बढ़त देखा गया ओवर 70 मिलियंस का। इनइक्वालिटी टू हैव राइजन। अब पॉवर्टी बनेगा तो डायरेक्टली आपको पता है इनइक्वालिटी भी बढ़ेगा, तो इनइक्वालिटी में भी देखा गया है बहुत ज्यादा बढ़ोतरी को। सजेस्टेड सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन सजेस्ट किया गया है? Fiscal policy, according to David Malpass, the president of World Bank Group, fiscal policy prudently used does offer opportunity for policymaker in developing economy to step up the fight against poverty and inequality। जो डेविड मेलपास है उनके अनुसार जो फिजिकल पॉलिसी है इसका प्रूडेंटली यूज करना चाहिए, ऑफर करना चाहिए अपॉर्चुनिटी को पॉलिसी मेकर के लिए डेवलपिंग इकोनॉमीज के, ताकि वो सेटअप कर सके, फाइट कर सके पॉवर्टी और इनइक्वालिटी के खिलाफ। The World Bank has 3 specific suggestions when it comes to fiscal policy। अब वर्ल्ड बैंक का 3 स्पेसिफिक सजेशन है जब बात आती है फिजिकल पॉलिसी की, तो वो क्या क्या है? चूज टारगेटेड कैश ट्रांसफर इंस्टेड ऑफ ब्रॉड सब्सिडी, यानी चूज किया जाए टारगेटेड कैश ट्रांसफर को, ना कि सबको ब्रॉड सब्सिडी दिया जाए। प्रायोरिटाइज पब्लिक स्पेंडिंग फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ, प्रायोरिटाइज करना होगा आपको पब्लिक स्पेंडिंग को लंबे समय के ग्रोथ के लिए। मोबिलाइज टैक्स रेवेन्यू विदाउट हर्टिंग दी पुअर, आपको मोबिलाइज करना होगा टैक्स रेवेन्यू को बिना हर्ट किए हुए पुअर को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यू यूरोपियन यूनियन लॉ इम्पोज अ सिंगल चार्जर फॉर ऑल स्मार्टफोन, टैबलेट एंड कैमरा। जो नया यूरोपियन यूनियन का लॉ है ये इम्पोज कर रहा है कि एक सिंगल चार्जर होना चाहिए सारे स्मार्टफोन, टैबलेट और कैमरा के लिए। तो जानेंगे हम इसके बारे में। अकॉर्डिंग टू ए न्यू लॉ पास बाय द यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट, all new smartphone, table and cameras will have a single standard charger in late 2024। जो एक नया लॉ जिसको कि पास किया गया है यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट में, इसके अनुसार जो सारा न्यू स्मार्टफोन होगा, टैबलेट होगा और कैमरा होगा, उन सब पे एक सिंगल स्टैंडर्ड चार्जर होगा लेट 2024 तक। While most Android phone come with a USB Type-C charging port, the move will have an impact on Apple mainly। The new measure will push Apple to drop its outdated Lightning port on its iPhone for the USB-C one already used by many of its competitors।
जो ज्यादातर एंड्रॉइड फोन है वो आपके आते हैं अब यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट के साथ। और ये जो मूव होगा इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो आपका एप्पल के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि न्यू यूजर्स जो है वो पुश करेगा एप्पल को कि वो ड्रॉप करे अपने आउटडेटेड लाइटनिंग पोर्ट को आईफोन का यूएसबी सी पे, ताकि वो जो है अपने कंपटीटर के साथ एक जैसा हो सके। European Union policymakers say the single charger rule will simplify the life of Europeans, reduce the mountain of obsolete charger and reduce cost of consumer. यूरोपियन यूनियन के पॉलिसी मेकर का मानना है कि जो सिंगल चार्जर रूल है ये सिंप्लीफाई करेगा जो लाइफ है यूरोपियन का, रिड्यूस करेगा जो माउंटेन ऑफ ऑब्सोलेट चार्जर उसका, रिड्यूस करेगा जो कॉस्ट है कंज्यूमर का। It is expected to save at least 200 million euros per year and cut more than 1,000 tons of European Union electronic waste every year, the block competition chief Margaret Vestager said. और जो ब्लॉक कंपटीशन चीफ है मार्गरेट वेस्टनर, उन्होंने कहा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस लॉ के बाद क्या होगा जब ये लागू हो जाएगा, तो इसके कारण 200 मिलियन यूरोज यानी अप्रोक्सीमेटली $195 मिलियन पर ईयर बचेंगे। इससे कम होगा 1,000 टन यूरोपियन यूनियन का इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का जो कि जनरेट होता है हर एक साल। ये सारा फायदा होगा इस नियम के कारण। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमनॉइड रोबोट ऑप्टिमस। तो हम जानेंगे ह्यूमनॉइड रोबोट ऑप्टिमस के बारे में। रिसेंटली टेक बिलियनियर इलॉन मस्क हैज प्रेजेंटेड द लेटेस्ट प्रोटोटाइप ऑफ ह्यूमनॉइड रोबोट बीइंग डेवलप्ड बाय हिज टेस्ला इलेक्ट्रिक कार कंपनी। तो ये अभी हाल ही में जो टेक बिलियनियर आपका इलॉन मस्क, उन्होंने प्रेजेंट किया है लेटेस्ट प्रोटोटाइप को ह्यूमनॉइड रोबोट का, जिसको डेवलप किया जा रहा है टेस्ला इलेक्ट्रिक कार कंपनी के द्वारा। तो किसके द्वारा इस रोबोट को डेवलप किया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जाए ह्यूमनॉइड रोबोट को लेकर, ये ऑप्टिमस है। People were shown a video of Optimus performing simple tasks such as watering plant, carrying boxes, and lifting metal bar. The robot would be produced and made at a cost lower than $20,000 and will be available in 3 to 5 years. तो पीपल उनको दिखाया गया इस ये जो आपका डेमो था उस दौरान कि जो ऑप्टिमस का था कि वो परफॉर्म कर रहा है सिंपल टास्क को, जैसे कि वो प्लांट को वाटर कर सकता है, बॉक्सेस को कैरी कर सकता है, लिफ्ट कर सकता है मेटल बार्स को। ये जो रोबोट है इसको प्रोड्यूस किया जाएगा काफी सस्ते कॉस्ट में $20,000 का, और इसको अवेलेबल कराया जाएगा 3 to 5 years के अंदर ही। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ई रूपी पायलट। तो जो ई रूपी प्रोजेक्ट है इसके बारे में हम जानेंगे। E-rupee is akin to sovereign paper currency but in digital form, exchangeable at par with the existing currency and will be accepted as a medium of payment, legal tender and a safe store of value. जो ई रूपी है आपका वो एक सेवरिन पेपर करेंसी है, लेकिन वो डिजिटल फॉर्म में एक्सचेंजेबल है ये आपका एक्जिस्टिंग करेंसी के साथ, और इसको एक्सेप्टेड है हर एक मीडियम ऑफ पेमेंट में, ये लीगल टेंडर है और ये एक सेफ स्टोर है वैल्यू का। फीचर्स इसका क्या है, ई रूपी जो है वो अपीयर होगा, लाइबिलिटी होगा ये सेंट्रल बैंक के बैलेंस शीट में। ई रूपी जो है वो स्ट्रक्चर होगा एक टोकन बेस्ड और अकाउंट बेस्ड होगा। तो इन दोनों को हम समझते हैं। टोकन बेस्ड सीबीडीसी जो है whosoever hold the token at a given point in time would be presumed to own them similar to बैंक नोट। टोकन बेस्ड सीबीडीसी में जो भी होल्ड करेंगे उस टोकन को एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे वो प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो ऑन कर रहा है, सिमिलर बैंक के नोट के जैसे काम करेगा। द पर्सन रिसीविंग ए टोकन विल वेरीफाई दैट द ओनरशिप ऑफ द टोकन इज जेन्युइन। और जो पर्सन रिसीव करेंगे एक टोकन को वेरीफाई करेंगे जो ओनरशिप है उस टोकन का वो जेन्युइन है। ये जो है प्रीफर किया जाएगा रिटेल पेमेंट के लिए। जो अकाउंट बेस्ड सिस्टम है इसके लिए मेंटेन करना होगा रिकॉर्ड को, बैलेंस का, ट्रांजैक्शन का सारे होल्डर के लिए सीबीडीसी पे, और ये इंडिकेट करेगा ओनरशिप को मॉनेटरी बैलेंस का, जैसे कि आपका बिटकॉइन में होता है वैसे ही। एन अकाउंट बेस्ड सीबीडीसी एंड इंटरमीडियरी वेरीफाई दिस आइडेंटिटी ऑफ ए अकाउंट होल्डर। और जो अकाउंट बेस्ड सीबीडीसी होगा जो इंटरमीडियरी होंगे वो वेरीफाई करेंगे आइडेंटिटी को अकाउंट होल्डर का। जो ज्यादा प्रीफर इसका किया जाएगा होलसेल पेमेंट के लिए आपका अकाउंट बेस्ड सिस्टम का। आरबीआई जो है वो अपोज कर रहा है प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को। उनका कहना है कि ये खतरा है इंडिया के मैक्रो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। इंटरनेशनल एक्सेप्शन की हम बात करें तो जुलाई 2022 में 105 कंट्रीज जो थे वो एक्सप्लोर कर रहे थे सीबीडीसी को। 10 कंट्रीज ने लॉन्च कर दिया है सीबीडीसी को। जो पहला कंट्री था वो था आपका बर्मायन सेंट डॉलर 2020 का। उसके बाद जो लेटेस्ट था आपका जमाइका का जेमडेक्स। अभी आपका इंडिया ने खुद का यूरोपी जो लॉन्च किया है। बेनिफिट क्या है सीबीडीसी का, bring a cultural shift toward virtual currency by reducing currency handling costs, universal access, easier cross-border payment and great financial inclusion। ये एक कल्चरल शिफ्ट लाएगा वर्चुअल करेंसी की ओर, रिड्यूस करेगा करेंसी हैंडलिंग कॉस्ट को, यूनिवर्सल एक्सेस हो पाएगा, आसानी से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट किया जा सकेगा और ग्रेटर फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जा सकेगा। लेकिन चैलेंजेस इसको लेकर क्या है, तो प्राइवेसी कंसर्न है। आरबीआई जो है वो होल्ड करेगा डाटा जो इंडिविजुअल यूजर का ट्रांजैक्शन को लेके। ये जो डिजिटल डिवाइड, लो फाइनेंशियल लिटरेसी और फास्टर ऑब्सोलेंस है टेक्नोलॉजी का, ये सारे कुछ चैलेंजेस है जिसको सॉर्ट आउट करना होगा। एग्री क्रेडिट सोसाइटी टू बी सेटअप इन ऑल पंचायत।
तो एग्री क्रेडिट सोसाइटी को सेटअप किया जाएगा हर एक पंचायत में। तो जो कॉर्पोरेशन मिनिस्टर है वो काम कर रहे एक प्लान पे कि सेटअप किया जाए एक मल्टीपर्पज पैक्स को पंचायत के लिए नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर ही, ताकि प्रमोट किया जा सके अलग अलग कोऑपरेटिव एक्टिविटीज को ग्रास रूट लेवल पे। तो ये जो पैक्स है इसके बारे में हम समझेंगे। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी ये आपका विलेज लेवल इंस्टीट्यूशन है जो कि काम कर रहा है डायरेक्टली रूरल रेसिडेंट के साथ। ये इनकरेज करता है एग्रीकल्चरिस्ट को कि वो सेव करे, एक्सेप्ट करे डिपॉजिट को, लोन दे और डिजर्व करे बोरोवर्स को और कलेक्ट करे रीपेमेंट को। पैक्स जो है वो लोवेस्ट यूनिट है 3 टायर स्ट्रक्चर का। जो अदर 2 टायर वो क्या है आपका स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जो कि पहले से ऑटोमेट कर दिए गए हैं नाबार्ड के द्वारा और लाए गए हैं कॉमन बैंकिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। अभी जो आपके 65,000 एक्टिव पैक्स है कंट्री में प्रेजेंटली। पैक्स कैरी करते हैं आपके एक्टिविटी को, जैसे कि सेल हो गया गैस का, पेट्रोल का, स्टोरेज और मार्केटिंग, डायरी, फार्म प्रोडक्ट का। इसका मकसद है कि एलिविएट किया जा सके पॉवर्टी को और एम्पावर किया जा सके वुमेन को। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.